नमस्कार दोस्तों, मराठी वर्ग के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास है जो MHATET की तैयारी कर रहे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। बिल्कुल। और सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दिला दूं, आपकी तैयारी को पक्का करने के लिए महत्वपूर्ण PDF नोट्स और क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले व्याकरण का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर अनुस्वार यानी बिंदु के नियम को समझेंगे और फिर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु की बात करेंगे। इसके बाद विसर्ग और श्वास के प्रयोग पर आएंगे, अनुस्वार और अनुनासिक के बीच का वो कंफ्यूजन दूर करेंगे जो अक्सर एग्जाम में होता है, और आखिर में बात करेंगे MATET की अचूक परीक्षा रणनीति पर। भाग 1, परिचय और महत्वपूर्ण व्याकरण। देखिए, MATET में ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको भाषा की शुद्धता चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो ये आपके लिए एक बहुत मजबूत नींव का काम करेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं भाग 2 पर, अनुस्वार यानी बिंदु का नियम। ये हिंदी लिखते समय बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। आइए देखते हैं कि इसका सही उच्चारण आखिर काम कैसे करता है। तो अनुस्वार असल में है क्या? बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये वो चिन्ह है जो किसी भी वर्ण के ठीक ऊपर एक छोटे से बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जब आप इसे बोलते हैं तो इसकी आवाज सीधा नाक से आती है, यानी ये पूरी तरह से एक नासिक्य ध्वनि है। एकदम सही कहा आपने। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये अपने आगे आने वाले व्यंजन के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। कभी बोलते समय ये न की तरह सुनाई देगा तो कभी म की तरह। है ना दिलचस्प? चलिए इसे कुछ उदाहरणों से और अच्छे से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, संकल्प, गंगा, संचार और अंक। बिल्कुल। अब अगर आप अंक शब्द को बोलकर देखें तो उस बिंदु का उच्चारण ग की तरह होता है। तो ये सिर्फ एक मामूली बिंदु नहीं है, ये एक पूरी नासिक्य व्यंजन ध्वनि है जो किसी भी शब्द को उसका सही और सटीक अर्थ देती है। आप बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु की ध्वनि। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पिछली वाली नासिक्य ध्वनि से अलग कैसे है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, अनुनासिक वो चिन्ह है जिसे हम आम बोलचाल में चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका काम क्या है? ये किसी भी साधारण स्वर को उठाकर उसे नासिक के स्वर में बदल देता है। बिल्कुल। और इसका सबसे अहम नियम ये है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस स्वर का उच्चारण सिर्फ नाक से नहीं होता, बल्कि हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर आती है। इसे खुद आजमा कर देखिए। इन शब्दों को बोलिए: माँ, चांद, हंसी और आंसू। महसूस किया आपने? जब आप माँ बोलते हैं तो हवा आपके मुंह और नाक दोनों से एक साथ बाहर निकल रही है। यहाँ जो हमारा मूल स्वर था वो पूरी तरह से नासिक्य हो गया। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब समय है एक छोटे से अभ्यास का। जरा बताइए, गंगा शब्द में इनमें से किस व्याकरणिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अपना जवाब फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। देखते हैं हमारे कितने साथियों को ये नियम अच्छे से समझ आ गया है। और हाँ दोस्तों, बीच में एक जरूरी बात, अगर आप पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, विसर्ग यानी श्वास का प्रयोग। नासिक की ध्वनियों के बाद अब हम एक बिल्कुल ही अलग तरह की ध्वनि को समझने वाले हैं। विसर्ग को पहचानना शायद सबसे आसान है। आपने देखा होगा, ये किसी भी वर्ण के अंत में 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। बिल्कुल। और जब हम इसे बोलते हैं ना तो गले से बहुत ही हल्की सी श्वास या हवा बाहर निकलती है जो सुनने में एकदम ह अक्षर जैसी लगती है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल संस्कृत से आए हुए शब्दों में होता है। आइए इन उदाहरणों को एक बार साथ में बोलकर देखते हैं। दुख, प्रातः, अतः और निःशब्द। जैसे ही आप प्रातः बोलते हैं तो आखिर में जो वो हल्की सी ह की आवाज आती है, प्रातः, बस वही तो विसर्ग है। ये शब्द के एकदम आखिर में एक हवा के झोंके की तरह जुड़ जाता है। अब आते हैं भाग 5 पर, अनुस्वार बनाम अनुनासिक। देखिए, MATET की तैयारी कर रहे हर अभ्यर्थी के लिए इन दोनों के बीच का एकदम सटीक अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं।
चलिए इस टेबल से अंतर को बिल्कुल साफ करते हैं। अनुस्वार सिर्फ एक अकेला बिंदु होता है, जबकि अनुनासिक हमारा चंद्र बिंदु है। एकदम सही। अनुस्वार का प्रयोग आप हमेशा व्यंजन के साथ देखेंगे, जबकि अनुनासिक हमेशा स्वर के साथ जुड़ता है। अब अगर हम ध्वनि यानी आवाज की बात करें तो अनुस्वार एक नासिक या व्यंजन की आवाज निकालता है, वही अनुनासिक एक नासिक या स्वर की आवाज देता है। बिल्कुल, जैसे संकल्प शब्द में अनुस्वार लगा है और मां शब्द में अनुनासिक। इस टेबल को परीक्षा के लिए एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। और अब हम आ गए हैं भाग 6 पर, MAHT टेट परीक्षा रणनीति। नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन अब देखते हैं कि एग्जाम हॉल में इन नियमों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, MATET में अक्सर आपसे सीधे तौर पर इन चिन्हों की पहचान पूछी जाती है। इसके अलावा अंतर पर आधारित प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, जहां आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बीच फर्क करना होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है सही शब्द की पहचान, यानी वर्तनी या स्पेलिंग की अशुद्धियां। एग्जाम में आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि किस शब्द में चंद्र बिंदु या बिंदु का एकदम सही इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए ये बुनियादी बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम के प्रेशर में चीजें जल्दी से याद कैसे आएं, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक या रामबाण सूत्र दे रहे हैं। बस अपने दिमाग में ये 3 बातें फिट कर लीजिए। पहला, बिंदु का मतलब है व्यंजन के साथ नासिक की धुनी। दूसरा, चंद्र बिंदु का मतलब है स्वर के साथ नाक और मुंह वाली धुनी। और तीसरा, विसर्ग का मतलब है ह जैसी सांस की ध्वनि। बस इस छोटे से सूत्र को याद रखिए, आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, जाते जाते बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, बुनियादी व्याकरण के इन चिन्हों में महारत हासिल करना ही सच्ची भाषा दक्षता और भविष्य के एक बेहतरीन शिक्षक बनने की चाबी है। क्योंकि जब आपकी खुद की नींव मजबूत होगी, तभी तो आप अपने छात्रों को सही दिशा दिखा पाएंगे, है ना? बिल्कुल। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मराठी वर्ग YouTube चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को महाटेट परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।